नमस्कार। आज हम जिन दस्तावेजों पर बात करने वाले हैं वो हमें एक ऐसी कहानी में ले जाते हैं जो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है। बिल्कुल, पर ये सिर्फ कहानी नहीं है। इन दस्तावेजों में वैज्ञानिक परिकल्पनाएं हैं, इंजीनियरिंग के ब्लूप्रिंट्स हैं, यहाँ तक कि क्रू के साइकोलॉजिकल प्रोफाइल्स भी हैं। तो आज हम एक तरह से एक डॉक्यूमेंट्री की तरह इस मिशन को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक सिग्नल से। साल 2025। हाँ, खगोलविदों को एक सिग्नल मिलता है और ये कोई कॉस्मिक शोर नहीं था, ये कुछ अलग था। अलग कैसे? मतलब क्या खास था इसमें? ये एक पैटर्न था, हाँ। बहुत ही साफ। हर 14 घंटे में ठीक एक दिल की धड़कन की तरह वो रिपीट हो रहा था। अच्छा, और सबसे अजीब बात तो ये थी कि ये आ कहां से रहा था? ये आ रहा था सेक्टर 0 से, एक विशाल इंटरगैलेक्टिक वॉइड, यानी आकाश गंगाओं के बीच का महाशून्य, जहां अरबों प्रकाश वर्ष तक लगभग कुछ भी नहीं है। तो सवाल यह है कि ब्रह्मांड के सबसे सुनसान कोने से इतना जटिल सिग्नल कौन भेज रहा था? और सिग्नल की बनावट भी बहुत दिलचस्प थी। उसमें प्राइम नंबर्स थे, अभाज्य संख्याएं। ये तो अक्सर साईफाई में इस्तेमाल होता है, पर इसके पीछे असली तर्क क्या है? कोई गणित का इस्तेमाल क्यों करेगा? तर्क ये है कि भौतिकी के नियम शायद ब्रह्मांड में कहीं और अलग हों, लेकिन गणित यूनिवर्सल है। 2 3 5 7 का क्रम किसी भी बुद्धिमान सभ्यता के लिए एक साफ संकेत होगा कि ये प्राकृतिक नहीं है। तो ये हेलो कहने का एक तरीका था? हाँ, एक तरह से। और सिग्नल में एक फ्रीक्वेंसी शिफ्ट भी था, मोर्स कोड की तरह। और अंत में एक अजीब हस्ताक्षर था, एक धीमी गहरी धड़कन। तो जाहिर है वैज्ञानिकों ने मान लिया कि ये जानबूझकर भेजा गया है, और उसके अंदर एक नक्शा भी था। बिल्कुल, एक नक्शा जो उसी सेक्टर 0 की तरफ इशारा कर रहा था। तो एक तरफ जीवन का संकेत और दूसरी तरफ ब्रह्मांड की सबसे खाली जगह। और यहीं पर इंसानियत ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। हाँ, सिर्फ सुनने का नहीं, बल्कि वहां जाकर देखने का। ये फैसला आसान तो नहीं रहा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। दस्तावेज बताते हैं कि इस पर एक ग्लोबल बहस छिड़ गई थी। क्या ये खतरनाक हो सकता है? लेकिन अंत में जानने की इच्छा जीत गई। और इसी इच्छा ने जन्म दिया स्टारशिप इको को। हाँ, इस मिशन के लिए बनाया गया एक खास जहाज। और यहीं पर ये दस्तावेज थोड़े काल्पनिक हो जाते हैं। जहाज का नाम था इको, और ये चलता था एक क्वांटम लाइट इंजन से। ये कुछ वो मेक्सिकन भौतिक विज्ञानी मिगुएल एल्क्यूबिएरे की वार्प ड्राइव कॉन्सेप्ट जैसा लगता है। बिल्कुल, ये उसी आइडिया पर आधारित है कि आप अपने आगे के स्पेस टाइम को सिकोड़ें और पीछे के स्पेस टाइम को फैलाएं। इससे आप प्रकाश की गति से भी तेज जा सकते हैं। लेकिन असल में तो इसके लिए एग्जॉटिक मैटर चाहिए, जो हमारे पास है नहीं। एग्जैक्टली। तो यहाँ सोर्स मटेरियल ने बस क्वांटम शब्द लगाकर उस समस्या को हल कर दिया है। खैर, तो इस जहाज पर 12 लोगों का एक क्रू था, वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर और एक एआई नेविगेटर भी। और उनका मिशन एकदम साफ था, सिग्नल के स्रोत तक पहुंचना और संपर्क बनाना। वापसी की कोई गारंटी नहीं थी? कोई भी नहीं। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक मिशन नहीं था, ये एक दार्शनिक यात्रा थी। सदियों से हम जो सवाल पूछते आए हैं, क्या हम अकेले हैं, ये उस सवाल का जवाब खोजने की पहली गंभीर कोशिश थी। और जैसे ही ये जहाज, मतलब इको, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे से बाहर निकला, सब कुछ बदल गया। बिल्कुल, क्रू के लॉग्स में इसका जिक्र है। वो अकेलापन, पहली बार अपनी पूरी आकाशगंगा को एक चमकते हुए द्वीप की तरह देखना। मनोवैज्ञानिक रूप से ये क्रू के लिए बहुत बड़ा पल रहा होगा। बहुत बड़ा। दस्तावेज बताते हैं कि कुछ सदस्य हफ्तों तक बस खिड़की से बाहर देखते रहते थे, उस खामोशी को, उस अंधेरे को समझने की कोशिश करते हुए। और फिर चीजें अजीब होने लगी। हाँ, क्रू को जहाज की दीवारों में एक हल्की गूंज सुनाई देने लगी। गूंज? मतलब कोई तकनीकी खराबी? नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे जहाज खुद उस सिग्नल पर रिएक्ट कर रहा हो। तो क्या वो सिर्फ अंतरिक्ष में सफर कर रहे थे या फिर वास्तविकता के किसी और स्तर में जा रहे थे? यही सवाल क्रू के मन में भी था। जहाज पर जो एआई था, उसने चेतावनी दी, अज्ञात गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता चला है। गुरुत्वाकर्षण तरंगे तो ब्लैक होल के टकराने जैसी घटनाओं से पैदा होती हैं, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं, स्रोत अदृश्य था। और फिर अचानक उस अंधेरे में कुछ हिला। क्या हिला? कुछ बहुत बड़ा, अदृश्य, एक
एक परछाई जिसने दूर के कुछ सितारों को भी ढक लिया। ये कोई ग्रह नहीं था, ये सिर्फ खालीपन था जो चल रहा था। और उस परछाई के पीछे कुछ चमक रहा था। हाँ, वो परछाई एक दरार को छिपा रही थी, स्पेस टाइम में एक चमकता हुआ घाव। और सिग्नल वहीं से आ रहा था। अब ये साफ था, सिग्नल किसी ग्रह या तारे से नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की एक दूसरी परत से आ रहा था, एक उच्च आयाम से। एक मिनट, उच्च आयाम या हायर डायमेंशन का मतलब क्या है? क्या इसे समझा जा सकता है? इसे ऐसे सोचिए, हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी 3D में रहते हैं। अगर कोई 2D जीव हो जो सिर्फ एक कागज की सतह पर रहता हो, तो वो ऊपर की कल्पना नहीं कर सकता। अच्छा, उसी तरह एक चौथा स्थानिक आयाम हमारे लिए अकल्पनीय होगा, और ये जीव ये वहीं से आ रहे थे। वो दरार हमारे 3D ब्रह्मांड में उनका एक दरवाजा थी। और जैसे ही इको उस दरार के पास पहुंचा, जहाज के सिस्टम्स फेल होने लगे, गुरुत्वाकर्षण का कोई मतलब ही नहीं रहा, ऊपर क्या है नीचे क्या है सब खत्म। जहाज एक रिबन की तरह मुड़ गया। और उस दरार के अंदर एक पूरी सभ्यता थी। हाँ, क्रू ने जो देखा वो समझ से परे था। रोशनी से बनी इमारतें, परछाइयों की तरह घूमते हुए जीव, शून्य में तैरता हुआ एक शहर। मतलब ये जीव कार्बन आधारित नहीं थे? नहीं, शायद वो ऊर्जा से बने थे या प्लाज्मा से। वो इस विचार को बल देते हैं कि जीवन वैसा नहीं हो सकता जैसा हम सोचते हैं। और वो बात कैसे कर रहे थे? वो बोल नहीं रहे थे, वो सीधे विचार भेज रहे थे, टेलीपैथी। पर उससे भी कहीं ज्यादा, ये समय, भावना और यादों का एक संगीत था जो सीधे क्रू के दिमाग में बज रहा था। और उन्होंने अपनी पूरी कहानी बता दी कुछ ही पलों में। और उनकी कहानी ही इस मिशन का असली खुलासा थी। वो कोई देवता नहीं थे, न ही राक्षस, वो उत्तरजीवी थे। उत्तरजीवी किसके? हमारे ब्रह्मांड से भी पुराने एक ब्रह्मांड के। एक ऐसी सभ्यता जो हमारे बिग बैंग से अरबों साल पहले खत्म हो गई थी। तो वो एक तरह से शरणार्थी थे। बिल्कुल, एक मरते हुए ब्रह्मांड के शरणार्थी जो हमारे ब्रह्मांड के बनने के समय इस उच्च आयाम में शरण लेकर बच गए थे। तो फिर उन्होंने जो सिग्नल भेजा था वो स्वागत नहीं था? नहीं, वो एक चेतावनी थी। उन्होंने क्रू को जो विचार भेजे उनमें भविष्य की भयानक झलकियां थी। कैसी झलकियां? आकाश गंगाएं भाप बन रही हैं, समय ढह रहा है, डार्क एनर्जी सब कुछ निगल रही है। उन्होंने दिखाया कि अंत एक ब्रह्मांडीय संक्रमण की तरह फैल रहा है। ये तो ब्रह्मांड के अंतिम भाग्य से जुड़ी थियरी जैसा है, जैसे द बिग रिप। हाँ, ये उसी वैज्ञानिक डर को एक ठोस रूप देता है। और यही कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। वो सिग्नल मदद के लिए पुकार नहीं था। तो फिर क्या था? वो एक निकासी संकेत था, एक इवैक्यूएशन सिग्नल, किसी भी उन्नत सभ्यता के लिए एक बीकन जो इसे खोज सके। वो बता रहे थे कि हमारे ब्रह्मांड की भी एक एक्सपायरी डेट है और वो करीब आ रही है। और फिर उन्होंने क्रू के सामने एक विकल्प रखा। हाँ, शायद किसी भी इंसान के सामने रखा गया सबसे मुश्किल चुनाव। उन्होंने कहा, या तो हमारे आयाम में रहकर बच जाओ, जब हमारा ब्रह्मांड खत्म होगा तब तुम सुरक्षित रहोगे। और दूसरा विकल्प, या वापस जाओ और अपने ब्रह्मांड को बचाने की कोशिश करो, ये जानते हुए कि शायद इंसानियत तुम पर विश्वास नहीं करेगी, कि तुम्हें पागल समझा जाएगा। एक तरफ निश्चित सुरक्षा और दूसरी तरफ एक लगभग नामुमकिन उम्मीद। और कप्तान ने पृथ्वी को चुना। हाँ, ये एक अविश्वसनीय रूप से भारी फैसला था। ये इंसान के चरित्र के बारे में कुछ कहता है। हम उम्मीद नहीं छोड़ते। कप्तान का फैसला इसी भावना का प्रतीक था। लौटते समय उन जीवों ने एक आखिरी संदेश भेजा। कुछ नंबर, निर्देशांक। उस जगह के जहां से ब्रह्मांड का पतन शुरू होगा। कोई हथियार नहीं, कोई समाधान नहीं, सिर्फ जानकारी। हाँ, एक शुरुआती बिंदु। अब ये मानवता पर था कि वो इस जानकारी का क्या करती है। और जब क्रू वापस लौटा तो पृथ्वी पर कई साल बीत चुके थे। टाइम डायलेशन, आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत का एक क्लासिक उदाहरण। उनके लिए जो कुछ महीने थे वो पृथ्वी पर दशकों में बदल चुके थे। क्रू जहाज से बाहर निकला। मानवता बदल चुकी थी, लेकिन संदेश बच गया था। और उस एलियन संदेश की आखिरी पंक्ति गूंज रही थी, तुम्हारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, लेकिन कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती। अंत में ये कहानी सिर्फ एलियंस को खोजने के बारे में नहीं है। नहीं, ये एक बड़े और नाजुक ब्रह्मांडीय चक्र में हमारी जगह को समझने के बारे में है। ये हमें याद दिलाती है कि हम कितने छोटे हैं और साथ ही हमारे चुनाव कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। उन जीवों ने क्रू को वो निर्देशांक दिए जहां से अंत शुरू होगा।
अगर मानवता को ये जानकारी मिल जाए तो वो इसका क्या करेगी? इतिहास को देखें तो ऐसे संकट हमें दो ही दिशाओं में ले जाते हैं। या तो हम डर और अविश्वास में बढ़ जाते हैं, एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, या फिर हम एक साझा उद्देश्य के लिए एकजुट हो जाते हैं। तो ये मानवता के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होगी। बिल्कुल। क्या ये जानकारी हमें एकजुट करेगी या हमें और भी तेजी से तोड़ देगी? यही वो सवाल हैं जिसके साथ ये दस्तावेज हमें छोड़ जाते हैं।